नमस्कार साथियों, आज हम मासिक परीक्षा जो कि माह जुलाई का है, कक्षा 11वीं के लिए विषय भौतिकी को लेकर के आए हैं। यहाँ देखेंगे कि सभी प्रश्नों के हमको नंबर जो हैं दिए गए हैं, टोटल 25 अंक। और जो खंड अ है, इस खंड अ में प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए गए हैं। अब देखेंगे हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाता है तो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वस्तु को यदि ऊपर फेंका जाता है तो वो गति के प्रथम नियम के अनुसार जो सूत्र होता है v इक्वल क्या होता है, u प्लस a t। इस सूत्र में हम सबसे पहले मान रखते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग तो नहीं दिया गया है, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु को फेंकने से पहले उसका प्रारंभिक वेग होता है 0, अर्थात u बराबर आपका कितना हो जाएगा 0। और अंतिम वेग v की जगह आपको दे दिया गया है प्रारंभिक वेग का वैल्यू u, मतलब उस वस्तु को u वेग से फेंका जा रहा है। तो यदि इस वैल्यूज को हम इस गति के समीकरण में रख दें पहले समीकरण में, तो हमको सूत्र मिलेगा v की जगह हमको u रखना है और इस u की जगह कितना रख देंगे 0 प्लस at। तो हम देखेंगे कि हमको u का जो वैल्यू मिलेगा a t मिल जाएगा। अब यदि इसको हम समीकरण 1 नाम दें तो हमारा जो विस्थापन के लिए दूसरा समीकरण होता है गति का s इक्वल ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। इस सूत्र में यदि हम s को अधिकतम ऊंचाई h के रूप में लिखे तो s जो है बराबर हो जाएगा h के, और u का जो वैल्यू आपको दिया गया है उस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो u की जगह हम रख देते हैं a t, और ये जो t है ये जैसे का तैसा रह जाएगा, तो मल्टीप्लाई में t हो जाएगा प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब ये at का इस t से जब मल्टीप्लाई होगा तो अधिकतम जो ऊंचाई मिलेगा वो क्या मिल जाएगा at स्क्वायर प्लस 1/2 at स्क्वायर। और जब हम यहाँ पर हर समान करेंगे तो इस 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा कि इससे जुड़ जाएगा, तो ये आपका अधिकतम जो ऊंचाई होगा वो क्या हो जाएगा h इक्वल 2at स्क्वायर प्लस at स्क्वायर बाई 2, जो कि जोड़ करके आपको क्या हो जाएगा h इक्वल 3/2 at स्क्वायर। तो साथियों आपका जो दूसरा पहला प्रश्न है कि प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितना होगा, तो वो यही होगा। यहाँ पर a और t यदि हमको त्वरण का मान और समय का मान दिया गया हो तो हम आसानी से उसकी अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं जिस वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। इसके बाद इसका जो दूसरा प्रश्न है वेग और चाल में अंतर। तो वेग और चाल में अंतर का जो आपको सूत्र मालूम है, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो वेग जो है सदिश राशि है, स्पष्ट है, और चाल जो है अदिश राशि है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आपके बुक में जो आंसर दिए गए हैं इन आंसर को यहाँ पर से नोट करेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए चाल क्या बोल रहा है, इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल क्या चीज़ है, केवल दूरी पर निर्भर करता है, जबकि वेग जो है किसी निश्चित दिशा में, मतलब ये दिशा भी निर्भर करता है, और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु का हम क्या कहते हैं वेग कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से दिशा पर निर्भर करता है और ये केवल और केवल दूरी पर। दूसरा यहाँ पर देखेंगे चाल क्या है, एक अदिश राशि जैसे कि अभी हमने कहा, और वेग क्या है सदिश राशि है। चाल सदैव क्या होता है धनात्मक होता है क्योंकि वो चलता है, दूरी हमेशा बढ़ता ही है, जबकि वेग जो है वो सदिश राशि है और सदिश होने की वजह से वो क्या हो सकता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है।
और लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं कि वस्तु की चाल किस पर निर्भर करता है, उसके वेग के बराबर होगा या उससे अधिक होगा। जो चाल है वो तो हमेशा बड़ा होगा या तो वेग के बराबर होगा, लेकिन जो वेग है। इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए कहा जा रहा है। तो कौन सी गति, एक समान गति। अब एक समान गति किसको बोलते हैं, जो समय के साथ में समान दूरी तय करे। मतलब यदि हर बार एक समय में, एक मिनट में वो 1 मीटर की दूरी या 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो अगला 1 मिनट में फिर से वह 1 किलोमीटर की दूरी ही तय करे। तो इस प्रकार की गति जो है एक समान गति कहलाती है। तो इसके लिए हमको वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचना है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक ग्राफ बना लेते हैं जो कि एक्स अक्ष जो है समय को बताता हो और वाई अक्ष जो है वो किसको बताता हो, वेग को। तो इसके लिए जब वो समान समय में, मान लेते हैं ये एक समय है कोई भी, इसको t1 नाम दे देते हैं। t1 समय में उसका वेग यहाँ तक है। अब t2 समय में वो यहाँ तक t2 समय में पहुँचा और t2 समय में उसका वेग उतना ही रहे, चूँकि वो दूरी उतना ही तय कर रहा है। तो जब समान समय में समान दूरी तय करेगा तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ये आपका जो है दूरी को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है, क्या किसी वस्तु का वेग शून्य होने पर वह त्वरित हो सकती है अथवा नहीं। तार्किक उत्तर दीजिए कहा जा रहा है। तो किसी वस्तु का वेग शून्य होने पर वह त्वरित हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या हो सकता है, अभी हमने इससे पहले चाल और वेग में जब अंतर देखा तो हमने देखा कि वेग जो है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। और जब वेग का तीनों मान होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, इसका मतलब है कि वेग शून्य होगा तब भी त्वरण की घटना हो सकती है। जैसे एक वृत्तीय गति करता हुआ कोई व्यक्ति या कोई पंखा एक समान गति कर रहा है, लेकिन विस्थापन उसका शून्य होने से उसका वेग जो है शून्य हो सकता है। लेकिन वह चूंकि लगातार गति कर रहा है इसलिए त्वरण की घटना घटित हो सकती है। मतलब किसी वस्तु का वेग यदि शून्य है तब भी त्वरण संभव है। तार्किक उत्तर हमने दे दिया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रकाश वर्ष और पारसेक को परिभाषित कीजिए कहा जा रहा है। तो आपको प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों का परिभाषा लिखना है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, किसी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चले गए समय को, उसका प्रकाश वर्ष, उस दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय किया जाता है उस दूरी को ही क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष। और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 4.96 गुणा 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू। जबकि एक, उसके बाद जो आपका दूसरा है वो क्या है, पारसेक के बारे में दिया गया है। पारसेक को परिभाषित करें तो पारसेक क्या होता है, पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये होता है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर, ये होता है। तो ये 15 घात में है, ये 16 घात में है, लगभग थोड़ा सा का ही अंतर होता है, चूँकि ये भी दशमलव में है और ये भी दशमलव में है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है कि यदि हमारे सौर परिवार का निकटतम तारा 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है, तो हमारे सौर परिवार का बोला जा रहा है। तो सौर परिवार मतलब जो 9 ग्रह हैं, उस 9 ग्रह में जो सबसे निकट है, तो सबसे निकट तो कौन है, बुध है। सूर्य के सबसे निकट कौन है, बुध है। तो वो
उससे कितना दूर है, 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है। अब इसको यदि आप पारसेक में कहोगे तो पारसेक जो है, चूँकि वो 16 घात के रूप में प्रदर्शित होता है, तो इसकी दूरी जो है वो इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। बस ये कह सकते हैं। इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं बताया जा सकता, चूँकि ये प्रकाश वर्ष और ये पारसेक दोनों अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर, वीमी विधि से निम्न समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। आपको वीमी विधि से समीकरण की सत्यता की जांच करनी है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको इसको सबसे पहले यहाँ लिख लेना है जो हमारा समीकरण है। और ये समीकरण आपका क्या है, t बराबर 2 पाई, t बराबर में 2 पाई और रूट ऑफ L बाई जी ये दिया गया है। देखेंगे t इक्वल 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। और दूसरा यहाँ पर क्या है, जो पहला है, और दूसरा आपका क्या है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमको दूसरा समीकरण दिया गया है। इन दोनों को हमको विमी विधि से सिद्ध करना है। तो विमी विधि से हमको ये देखना है कि ये दोनों सूत्र जो है वो सही है कि नहीं। हमको यहाँ पर बोला क्या रहा है, सत्यता की जांच कीजिए, तो सत्यता की जांच कर देते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। टी जो है क्या चीज़ है, आवर्तकाल है, समय है। और समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, विमी विधि में एस से। तो टी जो है आपको किस में बदल जाएगा, एस में। इक्वल में आपको क्या है, 2 पाई। ये 2 पाई क्या है, आपका नेतांक है, इसका हमको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद यहाँ क्या है, इक्वल में L बाई जी है। अब L क्या चीज़ है, दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, लेंथ है, तो ये L ही रहेगा। और जी क्या चीज़ है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, विमी विधि में जी का सूत्र वो आपको देखना है। तो इसका सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। इसका क्या होता है, L-T-2 होता है। अब ये जो L है ये कैपिटल लेटर होता है, T भी कैपिटल होता है। अभी हम इसको स्मॉल में ही लिख रहे हैं, तो ये L और L कट जाएगा। ये T की घात -2 जब ऊपर जाएगा तो ये किस रूप में हो जाएगा, T स्क्वायर के रूप में। और जब ये बाहर निकलेगा तो किस रूप में हो जाएगा, T के रूप में। अब T क्या चीज़ है, यहाँ समय है। और जब ये समय है तो समय को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, S से। तो ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है। इसका मतलब ये जो हमारा सूत्र है t इक्वल 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी, ये पूर्ण रूप से क्या है, सत्य है। इसके बाद जो दूसरा सूत्र है, यहाँ पर क्या दिया है, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर, तो v वेग है, और वेग का जो आपका विमी सूत्र होता है वो क्या होता है, L-T-1 होता है। अब चूंकि यहाँ पर कितना घात है, 2 घात है, तो 2 घात हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, L-T-1 प्रारंभिक वेग है, यहाँ पर भी 2 घात है। प्लस में आपका क्या है, 2a आपका क्या चीज़ है, त्वरण है। त्वरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अभी हमने यहाँ देखा L-T-2। तो ये क्या हो जाएगा, L-T-2। अब यहाँ देखेंगे आपका सूत्र में क्या है, S है, तो S का भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो ये जो सूत्र है आपका क्या हो जाएगा, L-T-1 इसका स्क्वायर इक्वल L-T-1 इसका स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 2, ये L इस L से मल्टीप्लाई होकर L स्क्वायर और T-2 हो जाएगा। अब यदि ये वर्ग अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2L स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर और T-2 हो जाएगा। यहाँ पर भी L स्क्वायर और T-2 हो जाएगा। जबकि यहाँ भी क्या है, 2L स्क्वायर T-2 है।
तो ये आपका ये 2 और ये 1 जुड़ करके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 इक्वल में 3 एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा। अब ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, नियतांक है, इस नियतांक का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका बायां तरफ जो सूत्र प्राप्त हो रहा है वही सूत्र दाएं तरफ भी प्राप्त होता है। इसका मतलब आपको ये जो सूत्र दिया गया है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a एस, ये पूर्ण रूप से सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है एक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई h तथा उड्डयन काल t है। तो दर्शाइए कि ये जो सूत्र आपको दिया गया है ये गलत है। यहाँ पर 8h दिया जा रहा है जबकि ये 8h की जगह रहेगा 2h। तो इसको सुधार सकते हैं आप, 2h इक्वल ये हो जाएगा gt स्क्वायर। तो ये सूत्र की आपको क्या करनी है, व्युत्पत्ति करनी है। आइए इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ जो लिखा गया है प्रक्षेप्य, उसको मालूम होना चाहिए कि ये प्रक्षेप्य क्या होता है। तो प्रक्षेप क्या है, जब किसी वस्तु को नीचे की सतह से कुछ दूरी पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर से किसी वस्तु को फेंका जाता है तो उस वस्तु को ही प्रक्षेप्य बोला जाता है। जिस वस्तु को फेंका जाता है ऊपर की ओर वही वस्तु क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य। अब उसकी अधिकतम ऊंचाई h है, तो अधिकतम ऊंचाई h, और जो उड्डयन काल है, उड्डयन काल मतलब वहाँ तक जाने में लगा समय यदि क्या हो जाए t हो जाए, तो हमको इस h और t में संबंध स्थापित करना है। तो h और t में संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गति का दूसरा समीकरण है उसका उपयोग करेंगे। गति का हमारा दूसरा समीकरण क्या चीज़ है, ये होता है एस इक्वल क्या होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो s है यही क्या चीज़ है, अधिकतम ऊंचाई है। और किसी वस्तु को यदि ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो उस समय जो प्रारंभिक वेग हो जाएगा वो क्या होगा, u। और ये जो a है ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो हमको इसमें क्या क्या चेंज करना है वो रख लेंगे। तो s जो है वो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पर u, प्रारंभिक वेग जो है वो कितना हो जाएगा, 0। जब किसी वस्तु को फेंका जाता है तो फेंकने से पहले उसका वेग जो है क्या होता है, 0 होता है। तीसरा चीज़ यहाँ पर जो स्मॉल t है हमारे सूत्र में, उसकी जगह हम यूज करेंगे कैपिटल T का। चौथा चीज़ हमको क्या चेंज करना है, ये जो a है ये क्या चीज़ है, त्वरण है, किसी वस्तु का त्वरण। जब हम इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये जो a है ये बदल जाएगा गुरुत्वीय त्वरण g में। तो इस प्रकार से इन चारों मानों को हम इस सूत्र में रखेंगे जो कि गति का दूसरा समीकरण है। तो यहाँ s की जगह आपको क्या लिख लेना है, h इक्वल में u जो प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाएगा 0, t इसके साथ में रहेगा ही तो इसका मल्टीप्लाई में हम t लिख सकते हैं, प्लस में आपका क्या है 1/2। ये जो a है ये किस में बदल जाएगा, हमने कहा g में, तो ये हो जाएगा g। और ये स्मॉल t को हम लिख सकते हैं कैपिटल T। तो चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये h रहेगा जैसे का तैसा, और 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या बचा 1/2 gt स्क्वायर। इस 2 को हम कर देंगे इधर पक्षांतर, तो 2 का इस h से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2h इक्वल में gt स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए जो हमको सिद्ध करना था वो मिल गया, 2h इक्वल gt स्क्वायर। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, स्थिति समय ग्राफ के लिए सिद्ध कीजिए कि a इक्वल क्या होता है, tan थीटा होता है। तो स्थिति और समय को यदि हम एक ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करें
तो उसको हम किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लो ये आपका वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब एक तरफ हम लिख देते हैं स्थिति या समय, ठीक है, किसी को भी आप किसी भी तरफ लिख सकते हो। तो स्थिति और समय के मध्य जब आप ग्राफ खींचेंगे तो वो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे स्थिति भी क्या होता है, परिवर्तित होते जाता है। तो इस समय के साथ स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन। पहले मान लीजिए कोई वस्तु इस समय पर यहाँ पर है, फिर इस समय पर वस्तु यहाँ पहुँच गया, फिर इस समय पर वस्तु यहाँ पहुँच गया। तो समय के साथ क्या हो रहा है, स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। किसमें, एक समान के लिए। आपका प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, स्थिति समय ग्राफ के लिए सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि इस प्रकार से इसको मिला दिया जाए तो देखेंगे यहाँ से क्या बनता है, एक कोण बनता है, जिससे ये क्या इसमें बदल जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज में। और जब ये समकोण त्रिभुज में बदल जा रहा है तो ये भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब इस समकोण त्रिभुज में ये वाला जो है चूंकि इसके बराबर है ना, तो ये क्या चीज़ को बताता है, स्थिति को, जबकि ये किसको बता रहा है, समय को। तो जब इस त्रिभुज को देखेंगे, केवल आप इस छोटे त्रिभुज को देख सकते हैं, इस छोटे त्रिभुज में हमको जो सिद्ध करना है उसको देखेंगे। हमको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर a = tan थीटा। तो a जो है मान लेते हैं ये स्थिति को बता रहा हो, तो a बराबर आपका tan थीटा बोल रहा है। अब tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, आपको मालूम है। तो लंब यहाँ पर क्या है, ये है, मतलब समय, और आधार क्या है, स्थिति। तो लंब बटे आधार, इसी सूत्र की सहायता से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, यदि हम इसको कुछ न कुछ नाम दे दें, मान लो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी, और यहाँ पर आपका क्या है, ओ है। तो tan यहाँ पर बनने वाला जो कोण है उसको यदि हम बोल दें थीटा, तो ये लंब आपका कितना है, ए बी है, इसको इस रूप में लिख सकते हो। और आधार कितना है, ओ ए है। अब यहाँ पर स्थिति बटे समय या समय बटे स्थिति के आधार पर जो सूत्र होता है ये किस में बदल जाता है, वेग में। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये आपका दूरी है और ये क्या है, समय है। तो दूरी बटे समय का जो सूत्र होता है वो किसका होता है, वेग का होता है। तो ये आपका किस में बदल जाएगा, वेग में बदल जाएगा, जो कि आपको किसको बताता है, इस ओ बी को बताता है। तो ओ बी आपका क्या है, वेग है। तो आपको ये जो सूत्र होगा v = क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा tan थीटा। तो इस प्रकार से आप स्थिति समय ग्राफ को प्रदर्शित कर सकते हो। ये वेग को बताता है। अब वेग से यदि आपको त्वरण निकालना होगा तो त्वरण भी आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए क्या कर सकते हैं, वेग बटे समय में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो आपको सूत्र यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये भी मिस्टेक से दे दिया है, ए इसकी जगह v का प्रयोग किया जाएगा। चूँकि ये स्थिति समय ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ में ये त्वरण नहीं होगा, ये किस होगा, आपका वेग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है साथियों, इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रक्षेपक गति क्या है। यदि एक पिंड क्षैतिज से थीटा कोण बनाती हुई फेंकी गई हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेपी का पथ जो है कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो हम इस सूत्र की भी व्युत्पत्ति कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस छोटे से क्वेश्चन के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।